नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड चुनाव को लेकर और देखेंगे कि झारखंड के अंदर में जो पलामू और गढ़वा दो जिला है, यहां पर जो प्रत्याशी खड़ा हुए थे, बड़े प्रत्याशी, वो किस तरीके से हार गए। और हम दूसरे जगह के भी जो बड़े प्रत्याशी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे अमर बावरी, और जो बड़े बड़े सीट हैं उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। तो ये एक सेगमेंट होगा झारखंड के लिए ही, जिसमें हम लोग 6-7 वीडियो हम लोग करेंगे। आज मैंने चुना है पलामू ज़िला और गढ़वा ज़िला, इसका हम लोग आज विश्लेषण देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डाल्टनगंज से। डाल्टनगंज विधानसभा अगर 2019 में देखेंगे तो आलोक चौरसिया ने 21,000 वोटों से जीत प्राप्त किया था। ये बहुत ही एक तरह से बोला जा सकता है कि बड़ा जीत कहा जा सकता है एक विधानसभा को देखते हुए। 2024 में आलोक चौरसिया, केएन त्रिपाठी, दिलीप सिंह, ये तीन लोग थे और बहुत नज़दीकी फाइट रही यहाँ पर, और आलोक चौरसिया ने मात्र 890 वोटों से जीत दर्ज किया। यहाँ पर अगर देखें तो केएन त्रिपाठी को 1,01,285 और आलोक चौरसिया को 1,02,175 मत मिला, यानी कि दोनों प्रत्याशी को 1 लाख वोट प्राप्त हुआ। दिलीप सिंह नामधारी, जो पहले भी चुनाव जिन्होंने लड़ा था 2014 में 18,000 वोट उन्होंने पाया था, इस बार 21,000 वोट इन्होंने पाया, 7.99%। अजय सिंह, जो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण का जो पार्टी है उसके उम्मीदवार थे, इन्होंने 13,519 वोट पाया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिलीप सिंह और अजय सिंह ने कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया। चुनाव को प्रभावित तो कई चीज़ों ने किया, लेकिन इसमें अगर अजय सिंह का बोला जाए, जो अब आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जिन्होंने ज़्यादातर दलितों का वोट काटा होगा, और दलित इस बार ज़्यादातर जेएमएम के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में वोट करने वाले थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतनी नज़दीकी जो लड़ाई हुई, नज़दीकी जो फाइट हुई, इसमें अजय सिंह जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, दिलीप सिंह नामधारी भी कहीं ना कहीं ये बड़े फैक्टर रहे। हालांकि दिलीप सिंह नामधारी को शहर में कुछ वोट मिला होगा और गाँव से भी, यानी कि इनका जो वोट अगर प्रतिशत देखिएगा अर्बन और रूरल का, तो लगभग बराबर देखने को मिल सकता है। 2014 में भी आलोक चौरसिया ने ही जीत दर्ज किया था, लेकिन उस समय वो झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार थे, जो बाबूलाल मरांडी वाली पार्टी है। तो ये जो यहाँ का चुनाव था ये काफ़ी टसल भरा था, चूँकि केएन त्रिपाठी पहले रह चुके हैं मंत्री राज्य सरकार में, और केएन त्रिपाठी चूँकि ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्राह्मण वोटरों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ओबीसी वोट जो है गोलबंद हुई, और जिस तरीके से एससी और एसटी वोट जो है छटक गई, कुछ नामधारी के तरफ, कुछ एएसपी के तरफ, तो इससे देखने में ये पता चला कि अंतिम जो काउंटिंग अंतिम चरण तक पहुंचा, और अंतिम में जाकर आलोक चौरसिया ने थोड़े से मार्जिन से इस सीट को निकाल लिया। हालांकि तो भी एक ठीक ठाक फाइट यहाँ पर बोल सकते हैं। पिछले चुनाव में राहुल अग्रवाल खड़े थे, 12,000 वोट उन्होंने काटा था। केएन त्रिपाठी को 82,000 मत मिला था और 1,03,698 मत मिला था आलोक चौरसिया को। तो आलोक चौरसिया को पिछले बार से वोट कम मिला है, ये भी देखने वाली बात है, लेकिन तो भी वो जीते हैं। केएन त्रिपाठी को पिछले बार से बहुत ज़्यादा, यानी कि 19,000 वोट ज़्यादा मिला है। तो कमोबेश ये स्थिति रही हार और जीत में, और यहाँ पर बहुत ही क्लोज फाइट में आलोक चौरसिया ने इस सीट को अपने नाम कर लिया। अगला सीट चलते हैं पांकी। हॉट सीट इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर देवेंद्र सिंह बिट्टू, विदेश सिंह के बेटे, ये फाइट में आ गए। इनको टिकट नहीं मिला, इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, और लाल सूरज, जिनको कि कांग्रेस से टिकट मिला, वो भी फाइट में थे, और शशि भूषण मेहता, जो कि पहले से वहाँ पर कॉन्टेस्ट में थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे। अगर 2019 में अगर हम देखें तो लगभग 39,000 वोटों की गैप जो है, 38,000 वोटों की गैप थी शशि भूषण मेहता और बिट्टू सिंह में। नहीं, इस बार का गैप है ये, नहीं पिछले बार का गैप है, सॉरी। शशि भूषण मेहता जो है अगर उनका देखा जाए इस बार का,
2024 का, तो 75,991 मत मिला, 66,195 मत मिला देवेंद्र सिंह को, और लाल सूरज को 27,446 मत मिला। यदि हम शशि भूषण मेहता और देवेंद्र सिंह में अगर अंतर देखते हैं तो 9,796 वोट का गैप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 2019 में 38,000 वोटों का जहाँ गैप था, 39,000 वोटों का, वो आकर सिमट गया 10,000 से अंदर। लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़े फैक्टर जो रहे वो मुमताज़ खान रहे। इन्होंने निर्दलीय लड़ते हुए 22,990 मत लाया। और जो मुस्लिम का वोट जो जा सकता है, देवेंद्र सिंह बिट्टू को जा सकता था या लाल सूरज को, वो उधर नहीं गया, वो मुमताज़ खान की तरफ चला आया। हालांकि देवेंद्र सिंह बिट्टू के तरफ अगर मुसलमानों का वोट जाता, अगर 10,000 वोट भी चला जाता, तो देवेंद्र सिंह बिट्टू क्लोज फाइट में ये सीट निकाल लेते। ये सीट पर अगर देखिएगा तो यहाँ भी बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला लड़ाई जो है चलता है, और पूरे चुनाव के दौरान जो है ये लड़ाई दिखा कहीं ना कहीं, और बहुत सफाई देना पड़ा बिट्टू सिंह को। एक व्यक्ति पर हमला हुआ था, उसको लेकर भी। और अगर शशि भूषण मेहता को आप देखिएगा तो बहुत ही धनी परिवार से आते हैं अभी के समय में, तो उन्होंने पूरे तरीके से पूरे चुनाव को जो है एकदम सधे तरीके से लड़ा, और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली लड़ाई में कहीं ना कहीं उलझ गई। लाल सूरज, जो कि उनका खुद का वोट 30,000 के आसपास है ही, वो आईएनसी के टिकट पे लड़े, और कहीं ना कहीं अगर बिट्टू सिंह को ये सीट अगर मिल जाती आईएनसी के टिकट पर लड़ने के लिए, कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के लिए, तो ये सीट वो निकाल लेते। 2014 में भी अगर आप देखेंगे तो शशि भूषण मेहता जो हैं 39,180 वोट लाकर इन्होंने जीत दर्ज किया था। और अमित तिवारी ये जो है, नहीं, 2014 में विदेश सिंह ने जीत दर्ज किया था, 2016 में बिट्टू सिंह ने जीत दर्ज किया था, और फिर 2019 से शशि भूषण मेहता ने। यानी कि 2014 में जो शशि भूषण मेहता थे वो देखा जाए तो द्वितीय पायदान पे थे, और अमित तिवारी वो तीसरे पायदान पर थे। तो ये है यहाँ का कुल कैलकुलेशन पांकी विधानसभा का। अब चलेंगे हम लोग तीसरा विधानसभा, गढ़वा विधानसभा। गढ़वा विधानसभा अगर 2019 का देखा जाए तो 23,522 मतों का गैप था मिथिलेश ठाकुर और सत्येंद्र तिवारी में। मिथिलेश ठाकुर जेएमएम के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत दर्ज किया था। 1,06,681 मत उन्होंने लाया था। 83,159 वोट मिला था सत्येंद्र नाथ तिवारी को। बसपा को भी यहाँ से पिछली बार 10,000 के आसपास में वोट मिला था। अगर 2024 का अगर बात किया जाए तो मिथिलेश ठाकुर को मिला 1,16,356 वोट, और सत्येंद्र तिवारी ने अभी तक का बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1,33,109 मत पाया और 16,753 मतों से इस लड़ाई को जीत लिया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही वो है ध्रुवीकरण, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो यहाँ हुई। और जो चुनाव था उसके जस्ट पहले जो दुर्गा पूजा है उसमें कुछ गांव में जो है हिंसा हुआ मूर्ति विसर्जन के समय में। और दूसरी कारण रही मोदी जी के यहाँ पर जनसभा, और तीसरी कारण रही मिथिलेश ठाकुर के प्रति जो लोगों के अंदर में गुस्सा था कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे बालू की जो है समस्या, बालू बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे ठाकुर जी पे, और लोग काफ़ी गुस्सा थे, नाराज़ थे। हालांकि वहाँ पर ठाकुर जी ने काम बहुत किया, काफ़ी काम किया है, लेकिन लोग नाराज़ थे, गुस्से में थे। और एक कारण और रहा जेएमएम के हार का यहाँ पर, जो उनके समर्थक थे वो बहुत ज़्यादा उतावले हुए जा रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी किया गया। तो ये सारे जो मुद्दे रहे वो चुनाव में प्रभावशाली रहे, और सामाजिक जो ध्रुवीकरण हुआ, धार्मिक ध्रुवीकरण, उसने ये पूरा जो चुनाव को है भाजपा के पक्ष में कर दिया। भवनाथपुर विधानसभा, पिछले 2 चुनाव से जो द्वितीय स्थान पर रह रहा था उम्मीदवार वो था ताहिर ने अपने पिछले चुनाव में अपने वाइफ को खड़ा किया था, बीएसपी के उम्मीदवार थी, और वो उन्होंने 55,000 वोट पाया था और द्वितीय स्थान पर रही थी। ताहिर इस बार खड़े नहीं थे, तो सोगरा बीबी जो है उनकी वाइफ खड़ी नहीं हुई। अगर हम 2024 का अगर हम देखें भवनाथपुर का, तो भवनाथपुर में 1,24,000
803 मत जो है प्राप्त हुआ बीजेपी को। बीजेपी को भी बम्पर वोट मिला, लेकिन सोगरा बीबी खड़ी नहीं थी, त्रिकोणीय चुनाव हो जाता था अनंत प्रताप देव के लिए। इस बार सोगरा बीबी नहीं थी, तो मतलब इस बार मुसलमानों का वोट जो है वो एकजुट हो गया और अनंत प्रताप देव जो जेएमएम के कैंडिडेट थे उनको मिला 1,46,265 वोट। यदि वोट गैप का बात कीजिएगा तो 21,000 का वोट गैप रहा। पिछले बार शायद 10,000 के आसपास में, अगर पिछले बार का देखेंगे 10,000 नहीं 39,000 वोट से भानु प्रताप शाही ने जीत दर्ज किया था। तो यानी 40,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज किया था और इस बार अगर देखेंगे तो 21,000 का गैप रहा, यानी 40 और 21 जोड़ेंगे तो लगभग 61,000 का गैप आ गया दो चुनाव में। कितना उल्टा पलटा होता है चुनाव, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। तो 40,000 के गैप को भरना और फिर 20,000 से लीड ले लेना, ये काबिले तारीफ़ है। और ये त्रिकोणीय यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाई, इसीलिए यहाँ पर जो है जेएमएम एक तरफा जो है इसने जीत दर्ज किया। दूसरा एक और भी बड़ा कारण था भानु प्रताप शाही के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी। चूँकि वो 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2009 में अनंत प्रताप देव जीते थे। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है 2 बार की, ये काफ़ी उनके अगेंस्ट चला गया और यही वजह था कि वहाँ की जनता ने अनंत प्रताप देव को फिर से एक बार मौका दिया। अब अगला विधानसभा है हुसैनाबाद। हुसैनाबाद में देखेंगे आप तो पिछले चुनाव का बात करें तो बहुत ही क्लोज फाइट में 9,849 वोट से कमलेश सिंह ने संजय यादव को हराया था। बीएसपी यहाँ पर शेर अली, यहाँ पर भी वही मामला है जो भवनाथपुर में है। वहाँ पर भी पिछले बार हटे मुस्लिम कैंडिडेट तो जीत दर्ज कर लिया जेएमएम ने। यहाँ पर पिछले बार शेर अली थे मुस्लिम कैंडिडेट, 28,877 वोट उन्होंने पाया था। इस बार वो हटे तो फिर जीत दर्ज किया आरजेडी ने। आरजेडी को इस बार मिला वोट 81,476 और 47,112 मत प्राप्त किया कमलेश सिंह ने। शिवपूजन मेहता बीएसपी से थे, 24,523 मत मिला और जीत हार के बीच में एकदम बहुत ज़्यादा गैप 34,364 का गैप रहा, यानी कि लगभग 34-35,000 का वोट गैप बहुत बड़ा होता है अगर विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं ओबीसी वोट जो है गोलबंद हुआ और इनके राजपूत बिरादरी से खुद 2 और कैंडिडेट खड़ा हुए थे, हालांकि उनको कोई वोट नहीं मिला 2 कैंडिडेट को, विनोद सिंह और कर्नल संजय सिंह। लेकिन कहीं ना कहीं जब तीसरा अगर कोई मोर्चा खड़ा होता है या फिर एक बात आती है कि इनका तो वोट कट रहा है, तो फिर दूसरे उम्मीदवार भी दूसरे उम्मीदवार की तरफ, मतलब जो वोटर्स हैं वो दूसरे उम्मीदवार की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो जीत नहीं रहे हैं, ये तो रेस से आउट हो गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ये एक जो है जनरल बन जाता है विचारधारा लोगों का कि अब तो इनका वोट कट गया, अब तो इनके ही बिरादरी से 4-5 लोग खड़े हो गए, इनको वोट नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर मुख्य बात थी ओबीसी की गोलबंदी और मुस्लिम वोट बैंक का फिर से वापस आरजेडी की तरफ मुड़ना। विश्रामपुर विधानसभा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, इन्होंने पिछले चुनाव में 40,000 मत पाए थे और बीएसपी के उम्मीदवार राजेश मेहता से 8,000 वोटों से आगे रहे थे। तो बहुत ही क्लोज गैप था और बहुत सारे लोग खड़े थे। नरेश सिंह 27,820 वोट पिछले बार पाए, अनु सिंह जेवीएम से 24,851, असरफी राम एआईएमआईएम 11,558 वोट पिछले बार। इस बार का अगर देखेंगे 2024 का, तो 2024 ये जो चुनाव है ये यहाँ पर लड़ा गया और अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से तो नरेश सिंह ने एक तरफा मत पाया 74,338 मत और कहीं ना कहीं ओबीसी का वोट, राजपूत बिरादरी का वोट, मुसलमानों का वोट सारा इनके पक्ष में आता हुआ दिखा और काफ़ी बुजुर्ग हैं, इसके बावजूद इन्होंने जीत दर्ज किया 14,587 वोट से। और रामचंद्र चंद्रवंशी ने 59,751। ये जो 14,587 वोट का गैप है, ये अगर आप देखेंगे तो विकास दुबे ने 18,000 वोट काटा, ब्राह्मण चेहरा थे, ब्राह्मण का यहाँ पर ठीक ठाक वोट है। इसके बाद में वोट काटा अंजू सिंह ने, समाजवादी पार्टी से खड़ी थी, 21,808 और इनका भी सपना चकनाचूर हो गया विकास दुबे और अंजू सिंह का। हालांकि इनका उम्र है
आने वाले दिनों में ये फिर से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि जीते। लेकिन रामचंद्र चंद्रवंशी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन पर मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, इन पर कई तरह के आरोप भी लगे थे। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता इनके खिलाफ चले गए। पुष्प रंजन वो जो है काफ़ी प्रमुख चेहरा थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। 3500 वोट इन्होंने पाया। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी था, पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ब्राह्मण वोट का बिखराव हो गया, टूट गया बीजेपी से, और ओबीसी वोट में भी बिखराव हुआ और मुस्लिम वोट नरेश सिंह के तरफ चला गया। तो इस तरीके से ईजिली जो है नरेश सिंह ने यहाँ पर जीत दर्ज किया। यदि हम अगला विधानसभा देखते हैं तो छतरपुर अंतिम विधानसभा, इसके बारे में क्या ही चर्चा करें। बहुत ही इस बार का कॉन्टेस्ट जो है एक तरफा रहने का उम्मीद था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, या बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ। हाँ, तो मैं 2019 का मैं पढ़ लिया था। 2019 में गैप था 26,792 वोटों का, लेकिन इस बार जैसे डाल्टनगंज में 800 वोटों का गैप, वैसे ही छतरपुर में 700 वोटों का गैप। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस के उम्मीदवार 71,857 वोट से वोट पाकर 736 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया बीजेपी पर। पुष्पा देवी उम्मीदवार थी, 71,121 मत इन्होंने प्राप्त किया। आरजेडी के विजय कुमार 20,963 मत इन्होंने प्राप्त किया। विजय कुमार पिछले बार द्वितीय स्थान पर रहे थे 37,335 मत पाकर, और राधा कृष्ण किशोर पिछली बार आजसू के उम्मीदवार थे, इनको मिला था 16,018 वोट, 10% वोट इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये था आज का हमारा आकलन, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने पहले भी एक मेरा अलग यूट्यूब चैनल था, उस पर मैंने डाला था लगभग सारे सीटों का। एक सीट का बढ़िया से एनालिसिस नहीं हो पाया था, नहीं तो सारे मैंने 5 सीटों का लगभग करेक्ट बताया था। छठा सीट का भी मैंने 2 दिन के बाद फिर बता दिया था कि कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है, वो था विश्रामपुर, जहाँ से नरेश सिंह मजबूत स्थिति में थे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।